35 साल की महिला थी और दोस्तों एक लड़का था, उम्र बहुत कम थी, तकरीबन 14 साल के आसपास। संबंध बनाते ही उनकी जान चली जाती है। मतलब एक थोड़ा सा, मेरा कहने का मतलब ये सीधा सीधा नहीं कह सकता। स्टार्टिंग में पति था, दोपहर को वह ड्यूटी से वापस इसलिए लौट रहा था क्योंकि दोपहरी पड़ रही थी और उसको उल्टियाँ लग रही थी। उसको लग रहा था कि घर जाऊंगा, पंखे की हवा में सोऊंगा तो मुझे आराम मिल जाएगा। अब वह नौकरी से वापस आधे छुट्टी में ही वापस घर की तरफ लौट रहा होता है। जैसे तैसे करके वो अपने घर को लेता है, घर जाता है, घर के अंदर प्रवेश करता है। दरवाज़ा खुला हुआ था और घर अंदर जाने के बाद बरामदे में बैठ जाता है। पंखा चलाने के लिए जा ही रहा होता है, तभी जहाँ पर पंखा का स्विच था वहीं पर कमरा था उनका, और उस कमरे में से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी उसको। उसकी पत्नी थी घर पर 35 साल की। कमरे के अंदर वह झांक कर देखता है, वहीं पर एक खिड़की थी। खिड़की की दरार से जब अंदर झांकता है तो वह देख कर के अंदर का नज़ारा, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों अंदर जो उसकी पत्नी थी 35 साल की, वह एक 14 साल के लड़के के साथ अंतर्वासना का खेल खेल रही थी, बड़ी बेशर्मी के साथ। अब तो यह कुछ नहीं कहता उनसे उस समय, और चुपचाप वहाँ से देख करके वापस आ जाता है और अपने कमरे में पंखा चला करके बेड पर सो जाता है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो पत्नी होती है, जब उसकी अंतर्वासना पूरी हो जाती है तो वह उस कमरे से निकलती है और निकल के अपने कमरे में जाती है। तो कमरे में जाते ही देखती है कि उसका पति आ चुका है। वह कहती है कि अरे तुम कब आए? तो उसका पति चुपचाप मुंह बनाकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि बैठो, मेरे पास बैठो और उस लड़के को भी बुला लो। तो उस लड़के को भी बुलाया जाता है। लड़के को और अपनी पत्नी को वहीं पर बिठा लिया जाता है साइड में, और फिर उनको समझाया जाता है कि देखो, अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी उम्र 35 साल हो गई है, तुम इस लड़के की माँ के बराबर हो और तुम इसके साथ ऐसा कुकृत्य करती हुई अच्छी नहीं लगती हो बिल्कुल भी, और बहुत बदनामी हो जाएगी, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। इधर उस लड़के से कहता है कि बेटा देख, तेरी उम्र बहुत छोटी है और तू इन चक्करों से दूर रह, इस चक्कर में मत पड़, और मतलब ज़िंदगी बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अच्छी तरह से अपनी पत्नी और उस लड़के को वह समझा देता है, प्यार से समझा देता है। लेकिन दोस्तों फिर भी इस घटना के अंदर एक की जान चली जाती है। आखिर क्या तो यह वाक्य था, पूरी कहानी यहाँ पर मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। क्या वाक्य हुआ था, क्या घटना घटी थी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बिहार के अंदर से घटना स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक प्रियांशु नाम का लड़का, जो कि बदला हुआ नाम है क्योंकि लड़के की उम्र सिर्फ 14 साल है तो नाम यहाँ पर बदला हुआ लूँगा। प्रियांशु नाम का लड़का जो कि अपने माँ बाप के साथ रहा करता है। पिता किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ से कमा कर लाते हैं और इस परिवार का भरण पोषण होता है। मगर अब फिलहाल पिता बीमार हो जाते हैं तो परिवार का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब दोस्तों जो प्रियांशु होता है वह देखता है कि पूरे घर का खर्चा अब कैसे चलेगा, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। आटे चावल, दाल चावल, जो भी राशन होता है उसके भी पैसे नहीं थे घर में, तो अब करें तो करें क्या। और ऊपर से पिता बीमार, उसकी इलाज में भी पैसे लगते हैं। तो प्रियांशु अब डिसीजन लेता है कि मैं बाहर जा कर के कहीं कमाऊंगा, अपने घर की परिस्थिति को सही करूंगा। और उसके बाद वह घर वालों से कह करके कि मैं जा रहा हूँ चेन्नई। घर वाले उसके लिए इंतज़ाम करते हैं। माँ जो होती है उसके लिए कुछ लड्डू वगैरह बना देती, जो भी कुछ घर में था, और कुछ पैसे थे उसके पास और उसको पैसे दे देते हैं। और फिर पहले तो मना कर रही थी माँ, लेकिन अब करे क्या, परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विपरीत थी घर की। तो लड़का चेन्नई की तरफ निकल जाता है। और दोस्तों चेन्नई में जाने के बाद एक कंपनी में उसको काम मिल जाता है। अब ये तो आपको भी पता है दोस्तों, उसकी उम्र 14 साल थी और जब तक 18 साल का नहीं होता है किसी को कंपनी में काम नहीं मिलता है। पर यहाँ पर कंपनी में उसको काम मिल जाता है। अब ये पता नहीं कैसे उसको काम मिल जाता है। शायद हो सकता है कोई छोटा मोटा काम हो, या फिर हो सकता है ऐसी जगह काम मिला हो जहाँ पर कोई चेकिंग के लिए ना आ सके, या फिर कोई भी परिस्थिति हो सकती है, या फिर वह रोया हो, गिड़गिड़ाया हो उनके सामने, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन उसको काम मिल जाता है कंपनी के अंदर, वह वहाँ पर काम कर रहा होता है, नंबर से या 2 नंबर से, जैसे भी है। उसी कंपनी के अंदर सरिता नाम की एक औरत जिसकी उम्र होती है 35 साल, वह भी काम करती है, देखने में खूबसूरत है। और वह वहाँ पर काम करते करते उससे बातचीत करने लगती है, बेटा तू कहाँ से आया है। वह बताता है कि मैं बिहार से आया हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताता है। तो सरिता कहती है कि अरे हम भी उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तुम तो इसका मतलब हमारे घर के जैसे लड़के हुए। और बातचीत होने लगती है इनके बीच में, और जब रोज़ रोज़ बात होती है तो वह लड़का
लड़का इस औरत से चाची कहने लगता है। चाची चाची कहा करता है। वह भी बोलती है कि तुम्हारा जब जी करे तो तुम मेरे घर पर आ जाया करो, वहाँ पर मेरे बच्चे भी हैं, और तुम्हें खाना खाना हो, कभी भूख लगे तो तुम अपने आप मत पकाया करो, तुम मेरे घर पर आ जाया करो। तो अब लड़का कहता है ठीक है चाची, मैं आ जाऊँगा किसी दिन। और वह कहती है कि मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, घबराना मत, हम दोनों एक ही जगह के हैं, तो अब एक जगह के लिए तो मदद तो बनती है। क्योंकि वह 14 साल का था, मासूम सा बच्चा था। उसको देखते ही उस औरत को ऐसा लगता था कि बताओ कैसी परिस्थितियां हैं, इतनी छोटी उम्र में इसको यहाँ पर ठोकरें खानी पड़ रही हैं, तो इसलिए वह उसके ऊपर लाड प्यार सा करने लगी थी। अब क्या होता है दोस्तों, काफ़ी समय गुजर जाता है। काफ़ी समय गुजरने के बाद अब जो सरिता होती है, 35-40 की उम्र थी, उसका पति होता है, उसके साथ ही रहता है, 2 बच्चे थे इसके। सरिता और उसका पति एक ही कंपनी में, उसी कंपनी में काम करते थे जहाँ पर वह लड़का था प्रियांशु। सारे लोग एक ही जगह पर काम करते थे। अब क्या होता है, एक दिन की बात होती है, सरिता का जो पति होता है वह कहता है कि आज मैं नाइट ड्यूटी भी लगा कर आऊँगा, ओवर टाइम करूँगा। तो अब वह अपनी पत्नी से कह देता है कि आज तुम चली जाओ, क्योंकि दोनों साथ काम कर रहे थे, तुम जाओ बच्चों को खाना खिलाओ और आराम से सो जाना। अब इतने में जो सरिता होती है वह अपने पति से कहती है कि मैं अब अकेली रहूँगी, मैं ऐसा करती हूँ, मैं प्रियांशु को अपने साथ ले चलती हूँ, वहीं पर खाना खिला दूँगी, बच्चों के साथ खेल लेगा और वहीं पर एक दूसरे कमरे में सो जाएगा। मैं अकेली हूँ, अकेला मतलब जैसे अकेली हूँ तो सही रहेगा। पति भी देख कहता है ठीक है, ले जाओ उसको, ले जाओ, क्योंकि बच्चा था वो। अब तो यहाँ पर जो सरिता होती है प्रियांशु को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहाँ ले जाकर खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद कुछ देर तो प्रियांशु वहाँ पर टीवी वगैरह देखता है और फिर उसको एक कमरा दिखा दिया जाता है कि जाओ इसमें सो जाओ अलग से। और एक कमरे के अंदर जो सरिता होती है वह अपने दोनों बच्चों के साथ सो जाती है। अब दोस्तों आधी रात होती है और जैसे ही आधी रात होती है तो सरिता चुपके से अपने बेड से उतरती है और धीरे धीरे कदमों से लड़के प्रियांशु के कमरे में चली जाती है। वहाँ जाकर पहले तो उसको टकटकी लगाकर उसकी सुंदरता को निहारती है और उसके बाद उसके पास बैठ करके पहले उसके माथे पर हाथ सहलाने लगती है और फिर उसके पूरे बदन पर, तन बदन पर ऐसी ऐसी जगह हाथ सहलाने लगती है जहाँ पर नहीं सहलाना चाहिए था। और उसके बाद वो लड़का जग जाता है, चाची ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन वह कहती है कि तुम रुको तो सही, तुम्हें भी मज़ा आएगा, तुम लेटे रहो। और फिर उसके बाद वो ऐसी ऐसी गंदी हरकतें करती है और फिर उस लड़के को भी आनंद आने लगता है और फिर यहाँ पर अंतर्वासना का खेल चल जाता है। पूरी रात भर जितनी बार उनका मन किया उतनी बार यहाँ पर अंतर्वासना का खेल चलता है। सुबह होती है, दोनों बड़े खुश थे, लड़के को बड़ा एंजॉयमेंट मिला था कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद तो अब ये सिलसिला ज़्यादातर रोज़ रोज़ का सा होने लगा था, क्योंकि सरिता जब भी उसका पति नाइट ड्यूटी किया करता तो सरिता की जो ड्यूटी है वो दिन में लगवा लिया करती। अब अपने पति के साथ ड्यूटी नहीं लगवाती है, पति दिन में करेगा तो सरिता रात में लगवा लिया करती। और अपने उस दोस्त जो नया बना था प्रियांशु, उसकी भी अपने साथ ही ड्यूटी लगवाया करती, जिससे कि उनको मौका मिल जाया करता था घर में एक दूसरे के साथ मिलन करने का। ऐसे मामला चल रहा होता है। अब दोस्तों धीरे धीरे तकरीबन 6 से 7 महीने और गुजर जाते हैं। 6 से 7 महीने गुजरते हैं और इन दोनों का काम अभी भी लगातार चल रहा था। एक दिन की बात होती है, जो यह पति होता है इसका, सरिता का, यह आधी छुट्टी में ही छुट्टी लेकर के अपने घर पर आ जाता है, क्योंकि इसके पेट में दर्द हो रहा था। और पेट में जैसे दर्द हो रहा था तो अब यह वापस आता है कि मैं घर जाकर आराम से रूम पर सोऊंगा और वहाँ पर थोड़ा आराम मिलेगा मुझे। और उसके बाद जैसे ही ये रूम पर आता है तो रूम पर आते ही ये देखता है, जैसा मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, जो यह पत्नी थी सरिता अपनी अंतर्वासना को प्रियांशु के साथ पूरा कर रही थी। तो यह अलग कमरे में बैठ जाता है, उनको बुलाता है, प्यार से समझाता है कि ये बात ठीक नहीं है, तुम समझ जाओ। अपनी पत्नी से भी कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, इस बच्चे की ज़िंदगी खराब करेगी तू। तो अब यहाँ पर इनको समझा देता है और यह समझ भी जाते हैं। तकरीबन 5-6 दिन के लिए, 5-6 दिन तक कोई भी यहाँ पर इनका मिलन नहीं होता है। मगर दोस्तों लड़के प्रियांशु को तो अब उस चाची की लत लग चुकी थी और अब 6ठे दिन के बाद वह दिन में देखता है कि जो सरिता चाची का पति है वो तो ड्यूटी पर है, सरिता रात को ड्यूटी पर जाएगी, तो दिन में मौका है तो वह दिन में अपनी सरिता चाची के पास आ जाता है और दिन में पति ड्यूटी पर था। अब यहाँ पर पति को शक तो पहले हो चुका था, मामला गड़बड़ है। तो वह दोस्तों अब वह ज़बरदस्ती वहाँ से 10 मिनट का ब्रेक लेकर के या 1 घंटे का ब्रेक लेकर के कह करके वहाँ से घर की तरफ निकल आता है और आज फिर से इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। तो अब की बारी अपनी पत्नी की पिटाई कर देता है और पिटाई भी ऐसी करता है कि अच्छी तरह से खातिरदारी उसकी कर देता है। लड़का वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद यह कहता अपनी पत्नी से मुझे तुमसे तलाक चाहिए।
तुम कोई बच्ची तो हो नहीं जो इस तरह से तुम बार बार ये कुकर्म कर रही हो। कितना समझाया मैंने, पहली गलती माफ़ कर दी कि चलो पहली गलती है, लेकिन फिर भी लगातार तुम लोग इसको कृत्य को कर रहे होते हो। क्योंकि दोस्तों वह लड़का प्रियांशु जब आया था वह बोला कि चाची मुझसे रुका नहीं जा रहा, तो चाची पर ही कहाँ रुका जा रहा है, ये चाची बोलती है, कहती है तो चाची पर ही कहाँ रुका जा रहा है, चलो कमरे के अंदर। और उसके बाद दोस्तों पति कहता मुझे तुमसे तलाक चाहिए, लेकिन जो पत्नी होती सरिता वह कहती है मैं तुझे तलाक नहीं दूंगी और तुम बच्चों को लेकर गाँव चले जाओ, मैं तो यहीं पर रहूँगी। पति कहता है कि मैं तुम्हें लेकर जाने वाला भी नहीं हूँ, तुम जैसी औरत को मैं घर पर नहीं ले जाऊंगा। और फिर अपनी बच्चों को लेकर के वहाँ से गांव चला जाता है। और अब तो यहाँ पर खुल्लम खुल्ला मामला होने वाला था। सरिता अकेली रह जाती है, दोनों साथ ड्यूटी पर जाते और शाम को आकर के एक ही कमरे में सोते। और वह जो लड़का होता है प्रियांशु, उसने तो बस अब उसका कमरा तो नाम का था, कभी कभार चला जाया करता, वरना तो खाना भी सरिता खिलाया करती और साथ में सोता भी यहीं पर इसी के कमरे में, इसी के बेड पर, ड्यूटी भी साथ जाया करते, कभी कभार अपने कमरे पर चला जाया करता प्रियांशु। इस तरह से मामला चल रहा होता है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। अब काफ़ी दिन गुजरते हैं तो अब यह जो पत्नी थी सरिता, इसके पति से तो बातचीत हो नहीं रही थी, ना ही यह अब घर जाना चाहती थी। अपने उस शर्मिंदगी भरे चेहरे को ले जा करके लोगों को क्या जवाब देती, क्योंकि पति ने अब तक पूरे मोहल्ले में बता दिया होगा। तो सरिता अब उस लड़के से कहती है कि देख प्रियांशु, तेरी वजह से मैंने अपना घर बार बिगाड़ दिया है। प्रियांशु कहता मेरी वजह से कैसे बिगाड़ दिया, तुम्हें भी तो इस चीज़ की लत थी ना। लेकिन वह कहती नहीं नहीं, अगर तू उस दिन वापस नहीं आता ना तो मैं चुप थी, मैं कुछ नहीं करती आगे, लेकिन तू उस दिन वापस आ गया, मुझसे रुका नहीं गया और पति ने हम दोनों को पकड़ लिया, तेरी वजह से ही तो हुआ ना। अब बच्चा था, उसको कैसे भी बहला फुसला दो। और उसके बाद वह कहती है कि तुम्हें अब वो काम करना होगा जिसकी मैं तुमसे कहूँगी। प्रियांशु कहता क्या करना होगा, वह कहती है मुझसे तुम्हें शादी करनी होगी। यह बात सुनते प्रियांशु एकदम से डर जाता है, कहता है कि मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ, मेरे घर वाले क्या कहेंगे कि 2 बच्चों की माँ के साथ शादी कर ली और वो लड़की भी माँ के बराबर की उम्र की है, ऐसे कैसे हो सकता, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मैं शादी नहीं करूँगा। मगर दोस्तों सरिता उसे टॉर्चर करने लगती है और उसको पीट भी दिया करती, क्योंकि वह बच्चा था 14 साल का, अपने बच्चों के बराबर का था, उसको पीट भी दिया करती और उसको दबाव करके रखा करती है। उसका जीना हराम इसने कर दिया था कि मेरे साथ शादी कर, फेरे कर मेरे साथ और मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँगी। वह बिल्कुल मना कर देता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब तो इसी तरह से समय गुजर रहा था और यह जो प्रियांशु होता है इतना परेशान हो जाता है कि अब ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लेता है। बाज़ार जाता है, बाज़ार से चाकू खरीदता है और चाकू को ला करके अनीता और ये जो क्या नाम उसका सरिता के बेड के गद्दे के नीचे रख देता है। और फिर ये दोनों जब ड्यूटी से वापस आते हैं, दोनों के संबंध बनते हैं और रात को जो ये लड़का होता है प्रियांशु गुस्से में आकर के चाकू निकाल करके सरिता के ऊपर वार पर वार करने लगता है। उसकी वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है। और फिर यह जो लड़का होता है प्रियांशु अपने कमरे पर चला जाता है और वहाँ पर आराम से सो जाता है। इसको ये पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है। सो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह होती है, कबाड़ खुले हुए पड़े थे दरवाजे के, तो आस पड़ोस जो किराए पर रहने वाले लोग होते हैं वे ज़्यादातर अपनी दरवाजे को लगा कर रखते हैं, लेकिन इसका दरवाज़ा खुला हुआ पड़ा था, पूरी रात भर खुला था, सुबह भी खुला था। तो कोई पड़ोसन इसके दरवाजे के सामने से टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम में जाया करती थी, इस तरह से इसका गेट था। तो जैसे वो बार बार जाती, 2-3 बार गई थी रात में, उसने देखा दरवाज़ा नहीं लगाया सरिता ने, आज क्या मामला है, चलो नहीं लगाया होगा शायद, वो अपने घर जाकर कमरे पर जाकर सो जाती है। सुबह उठती है तो भी दरवाज़ा खुला। 9 बज जाते हैं तब भी वहाँ से घर में से कोई नहीं निकला, क्योंकि ड्यूटी के लिए निकलने लगते थे इस टाइम, तो तैयार होने लगते थे। बाहर निकल के एक स्पेशल बाथरूम था, शेयरिंग बाथरूम होता है वहाँ पर लाइन लग जाती है और वहाँ पर भी नहीं पहुँचती है। तो महिला देखती क्या मामला है, इसके घर में जाती है कि सरिता आज तुमने पूरी रात भर दरवाज़ा नहीं लगाया, ड्यूटी पर नहीं जाना है क्या। अब वह जैसे अंदर जाकर देखती है तो सरिता के कमरे में बेड पर खून से लहूलुहान सरिता की लाश पड़ी हुई थी। यह देखकर वह महिला चिल्ला जाती है ज़ोर से और उसके बाद बाहर आती है, बाहर आकर के लोगों को बताती है और कोई समझदार इंसान पुलिस को फ़ोन कर देता है और उसके बाद पुलिस यहाँ पर आती है, लाश को काबू में लेती है और उसके बाद पता लगाने लगती है कि किसने इसकी हत्या की होगी। अब तो यहाँ पर आस पड़ोस के लोग उसके पति का फ़ोन नंबर उसको दे देते हैं, तो पुलिस सीधा उसके पति पर ही फ़ोन कर देती है और जैसे पति पर फ़ोन करती है, सारी चीज़ें बताती है पुलिस, तो पति कहता है कि मेरे लेके वो अभी मर जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है ही थी ही ऐसी, ऐसा तो उसके साथ होना ही था क्योंकि उसके कर्म ही ख़राब थे। अब पुलिस वाले कहते हैं कि आ जाओ यहाँ पर, लाश को अपने कब्जे में लो, लेकिन
पति मना करता है, जी मेरी कुछ नहीं लगती वो, लेकिन पुलिस वालों के बार बार कहने पर वो वहाँ पर आ जाता है। आने के बाद अब पुलिस उससे सच्चाई पूछती है तो वह पूरी सच्चाई पुलिस के सामने बयां करता है कि आखिर क्या क्या यहाँ पर मामला हुआ था जिससे कि मैं इसको छोड़ करके अपने गाँव चला गया था। पूरा सच्चाई का जो मामला होता है वह पुलिस के सामने बताता है कि एक लड़का है प्रियांशु जो कि हमारे साथ काम किया करता था और उसके साथ इसका अवैध रिश्ता है और मैंने वह कई बार पकड़ भी लिए थे, माफ़ भी किया था, लेकिन ये रुकने वाले थे नहीं और वह लड़का है। उसके कमरे पर ले चलता हूँ मैं और कंपनी में पता कर लो, वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो उसके कमरे से ही पुलिस उसको उठा लेती है, क्योंकि बच्चा था, अगर कोई सातिर होता तो वह भागता कहीं इधर उधर, लेकिन वह तो यही सोच रहा था कि आफत खटी और अब मुझे कभी नहीं बुलाएगी, और आराम से कमरे पर लेटा हुआ था। सोच रहा था किसी को क्या पता चलेगा। उसको उठाया जाता, उससे पूछा जाता है तो बात सच में वही थी। कहता था कि मुझसे शादी करने की कह रही थी और बताओ भला मैं आंटी और माँ के बराबर की औरत से शादी कैसे कर सकता था, इसलिए मुझे टॉर्चर करती, पीटती, मारती और फिर मैंने गुस्से में आकर उसको ही मार दिया। अब तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं, उस लड़के को पकड़ा जाता है। लड़की का जो औरत थी इसका पोस्टमार्टम करवा करके इसको अंतिम संस्कार करवाया जाता है इसके पति के द्वारा। और फिर दोस्तों प्रियांशु को बाल सुधार गृह में डाला जाता है, क्योंकि 14 साल का है, जेल तो होगी नहीं, बाल सुधार गृह में रहेगा। 4 साल रहेगा या 6 साल रहेगा, जितना भी रहेगा, जैसी भी वहाँ पर लिमिट होती है। हालांकि जज साहब भी समझते हैं, सारे लोग समझते हैं कि बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ा दिया था इस औरत ने कि बच्चा करता ही क्या, तो यहाँ पर सज़ा मतलब उम्मीद यही है कि कम से कम ही इसको मिलेगी लड़के को। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? ऐसे ऐसे घटनाक्रम हमारे देश और दुनिया के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों। अजीब अजीब से लोग रहते हैं, अजीब अजीब उनकी वासनाएं होती हैं, अजीब अजीब उनके ख्याल होते हैं, अजीब अजीब प्लानिंग होती हैं और अजीब अजीब तरीके से वो मर जाते हैं। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को अंत करने से पहले मैं कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं, विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से, मुकेश कुमार यूपी 83 से, विष्णु दत्त कमेंट करते हैं और प्रदीप सिंह राजपूत कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से, पृथ्वी सिंह दहिया कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी भिवांडी से कमेंट करते हैं, भरत कथीरिया कमेंट करते हैं, ताजी लोहमान ऑस्ट्रेलिया से हमारी बहन लगातार कमेंट करती हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, रजत सैनी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, धीरज बरनवाल हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं और हमें अच्छी अच्छी राय देते रहते हैं, अपनी सुझाव देते रहते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खरडाबाद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।